अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। MD कैट प्लस नम्स बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट हो चुका हुआ है। तमाम स्टूडेंट्स जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैं वेलकम करता हूं, और जो अभी तक ज्वाइन नहीं उनको भी मैं फ्यूचर में वेलकम ही करूँगा। हम लोगों ने तकरीबन यूनिट नंबर 1 ख़त्म कर लिया है और आज मैंने वर्कशीट्स अपलोड की हैं। एक्स्ट्रा नम्स के भी MCQs उन वर्कशीट्स में ऐड किए हैं और मैंने पोस्ट भी की थी कि आज के लेक्चर से पहले उन वर्कशीट्स को सॉल्व कर लें। आपके पास बीच में टाइम भी होता है थोड़ा बहुत, सो उम्मीद है कर ली होंगी। आज हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर के बाद उन वर्कशीट्स को डिस्कस भी करेंगे ताकि जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट होना है उसके अंदर आपको इन वर्कशीट से हेल्प मिल सके। सो स्टूडेंट्स, किस किस ने वर्कशीट्स जो हैं वो डाउनलोड करके रख ली हैं अपने पास, ज़रा मुझे बता दें, और किस किस को वर्कशीट्स नहीं मिली हैं। हाँ जी बच्चों। सर साइटोस्केलेटन, बच्चों साइटोस्केलेटन का मैंने ओवरव्यू दे दिया था। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मैंने ओवरव्यू दिया था। अब माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मैंने आपको कहा था आप खुद कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ साइटोस्केलेटन, अभी थोड़ी देर में आपको मैं साइटोस्केलेटन रिवाइज करवा दूंगा, सो परेशान नहीं होना मेरे होते हुए। हाँ जी बच्चों, आपको नहीं मिली। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे वो वर्कशीट्स फाइंड करनी है। आपने ना सबसे पहले ऐसे एक बटन बना हुआ है, इस तरह से उसको दबाना है। ऐसे एक बटन बना हुआ है, इस बटन को ढूंढना। ये लाइव का बटन है। इसके साथ आपको एक और मिलेगा, कितने लोग लाइव होते हैं उसके साथ आपको मिल रहा है असाइनमेंट का। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ मैसेंजर है, यहाँ आपकी प्रोफाइल है। इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ, आपने इस बटन को क्लिक करना है। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अब यहाँ पे बटन को क्लिक किया तो सारा मेन पेज आ जाएगा। आपने इस बटन को क्लिक करने के बाद मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। मेरी प्रोफाइल पे मेरा नाम लिखा हुआ होगा, आजिब अबीर। बच्चों, आपने इस नाम पे क्लिक करना है। आपको इस नाम पे क्लिक करने के बाद, इधर गया, ये राजी, इस नाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस साइड पर एक लफ्ज मिलेगा, ड्राइव। ड्राइव के अंदर जब आप जाएंगे तो ड्राइव के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, MD कैट प्लस नम्स बायोलॉजी। इस फोल्डर में जाएंगे तो आपको आपकी वर्कशीट्स यूनिट नंबर 1 की मिल जाएंगी। बच्चों समझ आ गया? आपने पहले प्ले के बटन को क्लिक करना है, आपको सारे टीचर्स की तस्वीरें नजर आएंगी। मेरी तस्वीर और मेरा नाम जहां लिखा होगा, मेरे नाम पे क्लिक करेंगे, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। मेरी ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव का ऑप्शन वेरी राइट साइड पर भी होगा कैंपस ड्राइव, और लेफ्ट साइड पर भी होगा। कैंपस ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव के अंदर आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, MD कैट प्लस नम्स बायोलॉजी। इसके अंदर आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा मुझसे पूछ ले। हाँ जी बच्चों, मिल गया? हाँ जी, MD कैट नम्स के पेज पे नहीं है। क्या नहीं है MD कैट नम्स के पेज पे? सारा कुछ है बच्चों, हर चीज हर पेज पे है, ठीक है। ड्राइव भी है MD कैट नम्स की, हर चीज है, प्ले बटन भी है, हर चीज है। मोबाइल पे हो सकता है शायद आप कंपैटिबल ना हो रहा हो, वरना हर चीज जो है वो आपकी मौजूद है। हाँ जी बच्चों, मिल गई हैं वर्कशीट्स? MD कैट नम्स पेज और फोटो नहीं आती टीचर्स की। क्यों नहीं आती? आनी चाहिए, आमतौर पर सबको आती हैं। चलें जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, बिफोर सेल डिवीजन नंबर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इन सेंट्रियोल्स। हाँ, ये बड़ा प्यारा MCQ था, इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले एक और प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बता दूं। सर आपने बहुत अच्छे से किया है, नम्स का अलग
एमडी कैट का अलग, जो एमडी कैट का है ना वो दोनों के लिए, एमडी कैट और नम्स के लिए, जो नम्स का वो सिर्फ नम्स के लिए है। ठीक है, थैंक यू। आपने सर साइटोस्केलेटन पढ़ा दें। चलें जी, 36 कैसे होते हैं? 36 किसने कहा होते? आपने कहा। चलें, अच्छा कल ना आप लोगों ने रिव्यूज में मुझे बड़ी अजीबोगरीब सी बातें फिर से लिख दी, हालांकि मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया था। पहले तो मुझे ये बताएं, कौन कहता है कि कल के एमसीक्यूज कल के टॉपिक के मुताबिक नहीं थे? हाँ जी, कौन कहता है कि कल के जो एमसीक्यूज दिए थे लेक्चर के एंड पे वो मैंने नहीं पढ़ाए थे? एक ऐसा कमेंट था जिसमें ये लिखा हुआ था। मैं बड़ा बहुत हैरान हुआ कि हर चीज पढ़ाई है उसी से रिलेटेड एमसीक्यू ने, फिर पता नहीं क्यों किया आपने। ठीक है, तो जरा ध्यान किया करें, ध्यान से लेक्चर लिया करें ताकि आपको हर चीज क्लियर हो, फिर इस तरह की चीजें नहीं आती। सो जो भी इस तरह के स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि लेक्चर फोकस के साथ लें, जैसे फोकस के साथ बिरयानी खाते हैं ना, ऐसे फोकस के साथ लेक्चर लिया करें। चलें जी, तो पहले आपके कल के एक एमसीक्यूज में प्रॉब्लम मुझे लग रही है, आप भी बता रहे हैं तो मैं उसको डिस्कस कर। सारे ठीक थे ना? मुझे पता है सारे ठीक थे। देखें बच्चे बता रहे हैं सारे ठीक थे। और एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो रिव्यू लिखते हैं, वेल डन, वेरी एक्सीलेंट, बहुत अच्छा था, समझ भी अच्छी तरह आ गई, लेकिन वहाँ पे ना जो स्टार्स होते हैं वो 1-2 अपलोड कर देते हैं। अगर समझ नहीं आई ना, फिर वैसे भी टीचर्स के साथ इस तरह का सलूक नहीं करते। ठीक है, तो ध्यान से स्टार्स अपलोड किया करें, क्लिक किया करें 4-5 जो भी, अगर जैसे आपको समझ आई है उस हिसाब से। अगर समझ नहीं आई ना तो वेल डन ना लिखें, वेल डन तभी लिखें जब समझ आई है। अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, यार स्टार 1 दिया हुआ है, लिखा वेल डन हुआ है, अब पता नहीं इसको समझ आई है कि नहीं आई। सो इस तरह मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। सो कन्फ्यूजन क्रिएट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलें जी, कल के एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। जिस वक्त सेल डिवाइड करता है तो सेंट्रियोल भी डिवाइड कर जाते हैं सबसे पहले। ठीक है सर, सारे आते थे लेकिन लास्ट वाले का जो करप्ट ऑप्शन था वो सिलेक्ट नहीं था हो रहा। कोई बात नहीं, इस तरह का तो हो जाता है। नाइस भी लिखते हैं लेकिन स्टार 1 देते हैं ना। अब स्टार 1 का मतलब है कि समझ नहीं आई, बहुत गंदा लेक्चर था, साथ लिखा होता है नाइस। अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि नाइस पे यकीन करूँ कि 1 स्टार पे यकीन करूँ, तो जरा इस बात पे ध्यान रखा करें। अच्छा जी, तो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास ही सेंट्रियोल पड़े होते हैं पेयर के अंदर। ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल का पेयर पड़ा होता है। जिस वक्त सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन शुरू होती है ना बच्चों, सेल डिवीजन के वक्त सेंट्रियोल डिवाइड कर जाता है, सेंट्रियोल की डिवीजन हो जाती है सबसे पहले, और उसमें 2 सेंट्रोसोम यानी 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल सेल के अंदर पड़े होते हैं। एक राइट पोल पे चला जाता है और न्यूक्लियस गायब हो जाता है, एक लेफ्ट पोल पे चला जाता है। ये 2 सेंट्रियोल के पेयर्स डिवीजन से पहले बन जाते हैं। डिवीजन यानी एम फेज शुरू होने से पहले ही सेंट्रियोल के 2 पेयर हैं, तो 2 और 2 टोटल 4 सेंट्रियोल हैं। इस एक के अंदर 9 माइक्रो ट्रिपलेट्स हैं, इसके अंदर भी 9 ट्रिपलेट्स हैं, इसके अंदर भी 9 ट्रिपलेट्स हैं, और इस वाले के अंदर भी 9 ट्रिपलेट्स हैं। तो टोटल मिलाएंगे तो आपके पास 36 ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। सेल डिवीजन से पहले ये होता है, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवाइड कर जाएगा, 2 सेल बन जाएगा, फिर 18 ट्रिपलेट्स, 2 सेंट्रियोल में पेयर में और 1 सेंट्रियोल में 9 माइक्रो ट्रिपलेट्स। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। इंटरफेस के लास्ट पे ये काम हो जाता है, G2 फेज के अंदर डिवीजन से पहले क्यों बच्चों, क्लियर हो गया? ये कौन था? दानिया। अब दानियाल होना चाहिए वैसे। क्यों भाई बच्चों, क्लियर हो गया जी? 36 कैसे है? क्योंकि ये डिवीजन से पहले रेप्लिकेट कर जाते हैं, दोनों एंड्स पर पेयर्स पहुंच जाते हैं, तो दोनों में टोटल 18 में 9 हर किसी सेंट्रियोल में, तो टोटल हो गए 36। कमेंट कर दें जरा जल्दी से ताकि मैं आगे चलूं। क्लियर बच्चों? हाँ जी, क्लियर और नॉट, जल्दी कमेंट कर दें। अच्छा जी, दूसरे एक बच्चे की ख्वाहिश थी कि साइटोस्केलेटन को रिपीट किया जाए।
साइटोस्केलेटन पढ़ा दिया जाए दोबारा। बच्चों कमेंट्स करने में थोड़े से ढीले हैं, अपनी बातें भी ना किया करें, सिर्फ कमेंट्स किया करें। साइटोस्केलेटन आसान सा एक स्ट्रक्चर है सेल का, बड़ा भारी होता है। साइटो मीन सेल, यानी स्केलेटन ऑफ द सेल। सेल का स्केलेटन साइटोस्केलेटन कहलाता है। अगर हम सेल को देखें तो सेल की मेंटेनेंस के लिए, शेप की मेंटेनेंस के लिए, ये तो सेंट्रियोल की डिवीजन से पहले 18 है जी, बिल्कुल डिवीजन से पहले 18 है, डिवीजन के बाद 36 है। अच्छा जी, तो जब सेल को देखते हैं तो सेल के अंदर सेल की मेंटेनेंस के लिए इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़ी हुई होती हैं। कुछ जगहों पर ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़ी हुई नजर आती हैं, कुछ जगहों पर इस तरह माइक्रोफिलामेंट्स पड़े हुए जो हैं वो नजर आते हैं। फिर कुछ जगहों पर माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े हुए होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स पड़े हुए होते हैं। ये देखें, ये सारे जो धागे हैं और नालियां हैं, ट्यूब्स हैं, ये नालियां, ये ट्यूब्स साइटोस्केलेटन है। ये पूरे सेल के अक्रॉस फैला हुआ होता है। इसमें तीन तरह के धागे होते हैं। कुछ धागे होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, जिनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मोटे धागे होते हैं, इनकी थिकनेस, डायामीटर बच्चों ज्यादा होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत बारीक धागे होते हैं, इनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, बहुत सिलेंडर होते हैं, मीन पतले होते हैं। और कुछ की थिकनेस इन दोनों के दरमियान में होती है, ना ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा पतले धागे होते हैं। इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का नाम दिया जाता है। सो ये वाले मोटे धागे हैं, ये वाले देखें, ये मोटे धागे हैं, ये मोटे धागे, ये मोटे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। मैं इनको थोड़ा सा गाढ़ा कर दूं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये बिल्कुल बारीक वाले जो हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। बाकी प्रोटीन्स की कंपोजिशन का डिफरेंस है। मैक्रोट्यूब्यूल में मेजर प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, माइक्रोफिलामेंट्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं बच्चों, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में बहुत ज्यादा वेरिएबल किस्म की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शंस माइक्रोट्यूब्यूल्स का मैंने कल एक्सप्लेन अच्छी तरह कर दिए थे, अच्छी तरह। उनसे सेंट्रियोल बनता है, उन्हीं की डिफरेंट अरेंजमेंट से सिलिया, फ्लैजेला बनते हैं। इंटरमीडिएट की इंपॉर्टेंट लाइन है ये शेप, सेल शेप को मेंटेन करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो एक जगह रुका हुआ नहीं होता, वो बहरा होता है, शहद की तरह होता है। सो उसकी स्ट्रीमिंग को, साइक्लोसिस को माइक्रोफिलामेंट्स करवा रहे होते हैं। ये इनके फंक्शंस मैंने रिपीट कर दिए। ओके हो गया? क्यों बच्चों, साइटोस्केलेटन कंप्लीट? कल भी मैंने इसको समझाया था, आज दोबारा मैंने रिव्यू कर दिया। इंशाल्लाह अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसका टेबल बना लें, आपको आसानी से चीजें पता चल जाएंगी। लें जी, हाँ जी बच्चों, क्लियर है? किसने कहा था साइटोस्केलेटन दोबारा पढ़ा दें? मुनीब ने कहा था ना? हाँ जी मुनीब बेटे, क्लियर हो गया? चलें जी, वेरी गुड। Here we go. The two types of cells. Number one, prokaryotic cell, और number two, eukaryotic cell. दो तरह के सेल्स जो हैं वो हम आज एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजलो करम से। यहाँ पर हम फीचर्स हैं जिनमें हम कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या कंपैरिजन बन सकता है। इंटरमीडिएट में जी मेंटन प्रोटीन भी होती है, लेकिन कुछ बुक्स में रिसर्च हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में 5 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। सो इसलिए वो वेरिएबल चीज है। रिसर्च करते हैं ना साइंटिस्ट, उसके मुताबिक उनको जो है वो जवाब मिलता है। लें जी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स को बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इसको एक कंपैरिजन मोड के अंदर लेकर आ रहे हैं। प्रो मीन पहले और यू मीन ट्रू। न्यूक्लियस, कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो सबसे पहला डिफरेंस न्यूक्लियस का होगा। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं है,
यूकैरियोटिक सेल में बच्चों न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इंटरमीडिएट में बताया मैंने आपको विमेंटन प्रोटीन होती है आमतौर पर, लेकिन ये फिक्स नहीं है, आप लोग वेरिएबल ही याद रखें। न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर नहीं है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो जो डीएनए होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा, तो याद रखें डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। और यहां जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है इन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो बना के चेक करते हैं। एक तरफ आपके सामने मैं प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला देखें, ये इसका डीएनए है, ये बगैर न्यूक्लियस के यहाँ पे पड़ा हुआ, तो इसको इस तरह नहीं ड्रॉ करते, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। डीएनए थोड़ा मोटा कर दें, प्रॉब्लम ना हो। दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है जी बैक्टीरिया का। और अगर यूकैरियोटिक सेल को हम ध्यान से देखें, यूकैरियोटिक सेल, इसकी भी साथ साथ डायग्राम बनाएंगे। इसके दरमियान में न्यूक्लियस है, साइड पर भी हो सकता है, और इसके अंदर आपको मिलेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर आपको जो है डीएनए मिलेगा। ये इसका अपना क्या है जी, डीएनए है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। सो ये प्रोकैरियोटिक, और ये हम साथ साथ लिखते चले जाएंगे और साथ साथ बनाते भी चले जाएंगे। डीएनए हो गया। उसके बाद टाइप डीएनए की कौन सी है, एक तो साइटोप्लाज्म में है, प्लस ये डीएनए सर्कुलर होता है। मैंने तो वहां पे इस तरह बनाया, ये आमतौर पर ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि इनके अंदर जो है लीनियर डीएनए होता है। बहुत लंबा डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस का। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, सबको पता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में होती है। नाम मुझे नहीं बताने की जरूरत, गोल्जी प्रेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और इसके अलावा सारी चीजें इस सेल के अंदर होती हैं। ये देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गए। यहाँ पे आपको मिलेगा जी गोल्जी प्रेटस, गोल्जी प्रेटस के अलावा यहाँ आपको मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर्स बच्चों प्रेजेंट नहीं है। ओके, उसके बाद सेल साइज देख लें। सेल साइज, प्रोकैरियोटिक का साइज जो है वो छोटा होता है, और ये आमतौर पर 10 टाइम्स प्रोकैरियोटिक से बड़े होते हैं। इनका साइज आमतौर पर 10 गुना उससे बड़ा होता है। ये 10 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट है, 10 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट है, और इनका साइज ऑलमोस्ट 100 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट होगा। ठीक है, एग्जैक्ट साइज आपको पता सेल के होते नहीं है, सेल बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी होते हैं। सर प्लाज्मिड, सर को सर्कुलर डीएनए कहेंगे। प्लाज्मिड अलग से एक्स्ट्रा डीएनए होता है, प्लाज्मिड अलग से होता है। यहाँ पे सर्कुलर डीएनए वो अलग से है, वो इस डीएनए से अलग होता है प्लाज्मिड। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हो गए। अब हम चलते हैं क्रोमोसोम्स के डिफरेंस पे। क्रोमोसोम्स का बड़ा प्यारा डिफरेंस होता है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल ही होता है, एक ही। देखें, यही एक क्रोमोसोम इनका जो है वो समझा जाएगा, एक ही। और उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 1 2, मैंने 2 बनाए हैं, और भी होते हैं, 3 बना दें, बल्कि 4 बना देते हैं, ये एक छोटा सा बना दें। बहुत ज्यादा क्रोमोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। प्लस प्रोकैरियोटिक का जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर सिर्फ डीएनए होता है, क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना हुआ है। जबकि इनका जो क्रोमोसोम होता है, आप लोगों को मैंने समझाया था, दे कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन सी होती है आप लोगों को पता है, वो हिस्टोन होती है। सो नेक्स्ट हमारा हिस्टोन का डिफरेंस हो जाएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, जबकि ये प्रेजेंट है यूकैरियोट्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी लीनियर डीएनए होता है, नो, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर है, क्योंकि वो प्रोकैरियोट से रिजेंबल
करता है। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट जीनोम का डिफरेंस, कुछ बच्चों वाले डिफरेंस है वो आपने पढ़े हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा जो है ना तावले हो रहे हैं वो वाला बताने में, ठीक है। स्मॉलर राइबोसोम, लार्जर राइबोसोम, ठीक है बच्चों, करते हैं उनको भी डिस्कस। पहले जरा अच्छे अच्छे डिफरेंस कर लें, ये आपके लेवल के डिफरेंस हैं। जीनोम प्रोकैरियोट का हमेशा हैप्लॉइड होता है, जिसको हम 1n कहते हैं, 1n, जबकि आमतौर पर यूकैरियोट्स का जीनोम डिप्लॉइड होता है। आमतौर पर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, नॉर्मल सेल्स, उनके अंदर जो जीनोम होता है वो डिप्लॉइड होता है, मीन उनका एक फादर से आया होता है और एक मदर से। क्रोमोसोम्स मैंने कल बताए थे आपको न्यूक्लियस वाले टॉपिक में कि वो सेट्स की फॉर्म में होते हैं, एक सेट मदर का और एक फादर का। तो 2n यानी डिप्लॉइड जीनोम प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आपको हम बताते हैं साइटोस्केलेटन, बल्कि साइटोस्केलेटन को बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं पीटीएम। पीटीएम क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। जो आरएनए बनकर निकलता है ना न्यूक्लियस से, उसके अंदर टेल और हेड अटैच होता है, कैप अटैच होती है बच्चों। वो वाला जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। पीटीएम से मुराद क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। बच्चे परेशान ना हो तो मैं लिख देता हूं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, पीटीएम। और जो आरएनए के ऊपर कैप और टेल अटैच होती है ना, वो सिर्फ यूकैरियोट्स के आरएनए पे होती है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोकैरियोट्स के आरएनए पे कोई कैप या टेल अटैच। तो अभी तक तो मैं आपको क्रोमोसोम और डीएनए वाले ही डिफरेंसेस बताता जा रहा हूं, लिखते चले जाएं, इंशाल्लाह आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब बैरूनी सतह से डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल का डिफरेंस देखते हैं जी। सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स में बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और पूरे का पूरा पेप्टाइडोग्लाइकेन, पूरी जो सेल वॉल होती है वो सेकुलस कहलाती है। सेकुलस का मतलब सुन लें, ये जो पूरी सेल वॉल है, इस बैक्टीरिया की पूरी सेल वॉल, इस बैक्टीरिया की पूरी जो सेल वॉल है ये वाली, इस पूरी सेल वॉल को एक मॉलिक्यूल समझा जाता है जिसको हम सेकुलस का नाम देंगे। बहुत बड़ा ह्यूज मॉलिक्यूल जिसके अंदर पेप्टाइड मीन अमीनो एसिड्स हैं और ग्लाइकेन मीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दो चीजें मिलकर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं प्रोकैरियोट्स में, जिसको हम सेकुलस का नाम देते हैं। मीन पूरी सेल वॉल एक मॉलिक्यूल है, पूरी सेल वॉल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सेल वॉल यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट्स में भी होती है और फंजाई में भी होती है। प्लांट्स में ये बनी हुई होती है, सबको पता है, सेल्यूलोज से, और फंजाई में ये बनी हुई होती है, सबको पता है, काइटिन से। काइटिन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको मैं सेल मेम्ब्रेन का बताता हूं। सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा ऊपर से मिटाते चले जाते हैं और नेक्स्ट लिखते चले, आप लोग लिखते चले जाएं, नोट कर लें, बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट डिफरेंस सेल वॉल से नीचे मौजूद सेल, जी थोड़ा बड़ा ही लिख रहा हूं, परेशान ना हो जी। सिंगल डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। क्रोमोसोम वाला पॉइंट एक दफा कौन सा? अच्छा, क्रोमोसोम सिंगल ही होता है, एक क्रोमोसोम होता है और सिर्फ डीएनए का बना हुआ होता है, ओनली डीएनए। जबकि यूकैरियोट्स में काफी ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, मैनी, जबकि वो मौजूद बने होते हैं डीएनए से भी और प्रोटीन से भी। 40% आपको पता है डीएनए होता है और 60% जो है वो आमतौर पर प्रोटीन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, नो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता और रिसेप्टर्स भी नहीं होते, नो रिसेप्टर। जबकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल्स एंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट, दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। लाइन थोड़ी ऊपर कर लें, बीच में मिक्स हो रही है। हाँ जी, तो कोलेस्ट्रॉल जो है और आपकी अल्लाह भला करे रिसेप्टर्स वगैरह ये यहाँ प्रेजेंट होंगी। मीन इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा और इसके ऊपर इस तरह आपको रिसेप्टर भी मिलेंगे जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह के बने हुए होते हैं। दीज आर द
रिसेप्टर्स जो कम्युनिकेशन में, सिग्नलिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको डिफरेंस लेके चलते हैं थोड़ा सा अंदर, साइटोस्केलेटन में लेके चलते हैं, जो मैंने आज आपको पढ़ाया शुरू में। साइटोस्केलेटन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, जबकि इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। उसके अलावा राइबोसोम का डिफरेंस आ गया ना, राइबोसोम परेशान हो रहे थे। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S से मिलकर 70S साइज के होते हैं, जिनका बड़ा सब यूनिट 50S का और छोटा सब यूनिट 30S का, जबकि ये 80S साइज के होते हैं यूकैरियोट में, जिनमें बड़ा सब यूनिट 60S का और छोटा सब यूनिट 40S का होता है। राइबोसोम का भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको डिफरेंसेस लिखवाता हूं मैं, नेक्स्ट डिफरेंसेस आपको लिखवाता हूं। बहुत डिफरेंसेस हैं, आप अभी तो हमने थोड़े से पढ़े हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आपको पढ़ाते हैं सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन बच्चे थोड़े से इसको भी डिस्कस कर रहे थे। तो प्रोकैरियोट में सिर्फ बाइनरी फिजन होती है और उस बाइनरी फिजन से ही वो डिवाइड करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर माइटोसिस एग्जिस्ट करती है। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इसी बेस पर हम कहेंगे कि इसके अंदर एसेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल, और यूकैरियोट्स के अंदर एसेक्सुअल भी होती है प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आपको लिखवाऊं, नेक्स्ट डिफरेंस आपको लिखवाऊं या बस करें? इतने डिफरेंसेस बहुत हैं या और लिखवा दूं? क्यों बच्चों, इतने डिफरेंसेस बहुत हैं या और लिखवा दूं? काइटिन इज पॉलीसेकेराइड, यस काइटिन इज पॉलीसेकेराइड। और डिफरेंसेस लिखवा दूं या इतने बहुत हैं? इस बैटरी किसी को क्या दे? हाँ जी बच्चों, और लिखवा दूं या इतने बहुत हैं? लिखवा दें जी। और कौन कौन कहता है लिखवा दें? 10 बच्चे कहेंगे तो और लिखवा दिया जाएगा। बैटरी चेंज कर लें कैमरे की, उसके बाद और लिखवा देते हैं। परेशान ना हो, मैं इधर ही हूं, ठीक है? आवाज आ रही है ना? कहीं नहीं जाना। आई एम हेयर, यू आर देयर। चलें जी, ओके, आई एम बैक। नेक्स्ट डिफरेंस आपको लिखवा देते हैं। किसमें लिखवाएं जी? चलें, नेक्स्ट डिफरेंस आपको लिखवाते हैं फ्लैजिला के अंदर। फ्लैजिला होता है ना, फ्लैजिला नजर आता है जी दोनों में। बैक्टीरिया में भी बेसल बॉडी से फ्लैजिला निकलता है, एनिमल सेल्स के अंदर भी फ्लैजिला निकलता है, होता दोनों में है। लेकिन प्रोकैरियोट में ये फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और ये बना होता है यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन का। उसके अलावा इसकी जो मूवमेंट होती है, जिससे ये क्या नाम है, मूवमेंट करवाते हैं ऑर्गेनिज्म की, सेल की, वो रोटेशन है। प्रोकैरियोट्स में रोटेशन के जरिए मूवमेंट करवाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये रोटेशन नहीं करते, ये लैशिंग करते हैं। लैशिंग, लहरों की तरह, लहरों की तरह इस तरह से जो फ्लैजिला है वो हरकत करता है और सेल्स के अंदर लोकोमोशंस क्रिएट करता है। सो ये डिफरेंसेस हो गए इसके। हाँ जी, और बता दें, इतने बहुत हैं। इस टेबल से पहले मैंने पूरा टेबल डिफरेंसेस का बताया, अब ये भी टेबल भर गया है, मेरा ख्याल है बहुत है। बैक्टीरिया और साइनोसिस एग्जांपल्स अभी मैंने नहीं बताई, आप बहुत ज्यादा तेज हो रहे हैं। दानियाल नाम होना चाहिए आपका। चले, कोई बात नहीं। चलें जी, ये डिफरेंसेस हो गए। पिलाए का डिफरेंस लिखवा दें आपको। पिलाए आपको मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में आपको पिलाए नहीं मिलेंगे, जो कंजुगेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है जी? अगर प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन नहीं होता तो ये अपनी शेप मेंटेन नहीं जी कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। उनमें और चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, कुछ चीजें ऐसी ना जो प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट में नहीं है।
उनके पास अपनी चीजें बहुत है ना। अब आखिरी चीज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए बच्चों एक फार्मूला बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए एक फार्मूला बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा। बता दूं जी फार्मूला। फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़े थे ना 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स पढ़े थे आपने। उन 5 किंगडम में से पहला किंगडम मोनीरा प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनता है, प्रोकैरियोट कहेंगे उसको। और बाकी चारों किंगडम, ऑल अदर 4 किंगडम्स जो हैं ये यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। मोनीरन्स जो हैं जो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये फार्मूला अपनी बुक पे लिख लें। अच्छा फीमेल नेम है, कोई बात नहीं बच्चों, गलती हो जाती है ना, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। अच्छा नेम है माशाल्लाह, दानिया। ओके जी, 5 किंगडम्स का फार्मूला लिखें। एग्जाम्पल आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गई इस फार्मूले को देख के। 5 किंगडम में से एक किंगडम प्रोकैरियोट है, जबकि बाकी चारों किंगडम्स कौन से हैं? यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं। मतलब फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्ट, सब के सब यूकैरियोट से। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपने हमेशा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस कायम रखने, ठीक है जी। मैंने कभी नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुना है, बट आई लाइक्ड इट। अच्छा नाम है। चलें जी, नेम्स के अंदर आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के नाम से, और मेमडी कैट में आपको ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस के नाम से मिलेगा। चलें जी, मेरा ख्याल है बहुत डिफरेंस हो गए, इतने डिफरेंस तो कभी भी नहीं किए होंगे जी। बिल्कुल, आपका भी अच्छा है मुर्शिद साहब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो वर्कशीट्स मैंने अपलोड की हैं वो आज डिस्कस करनी है या कल डिस्कस करें? हाँ जी बच्चों, सबने बताना है। वर्कशीट्स आज डिस्कस करें या कल डिस्कस करें? हाँ जी बच्चों, क्योंकि मैंने देखा कि तमाम बच्चों ने वर्कशीट्स जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं की, तो कल तक तमाम बच्चे जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है। बाकी बच्चे बताएं जल्दी से। जब तक सारे बच्चे नहीं बताएंगे तब तक फैसला नहीं होगा, नहीं तो मैंने फिर कुछ और फैसला कर देना है। और आपको मैं बता दूं, आपके टेस्ट भी होने वाले हैं स्टार्ट, ठीक है। ज्यादा वोट किसके हैं जी? कल, इसलिए आज कल मैंने तो अभी डाउनलोड भी नहीं की। बच्चों भी डाउनलोड कर लें। ज्यादा वोट्स कल के हैं फिर हैं, आज सॉल्व नहीं की, ये बात तो ठीक है, ये मानने वाली है। चलें, ज्यादा वोट कल के हैं। आज आप लोगों ने वर्कशीट्स को सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? सॉल्व, ठीक है जी, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करके सॉल्व कर लें और आपके पास होनी चाहिए। कल मैं डिस्कस करूंगा, आपने ये नहीं उस वक्त बैठ के डाउनलोड कर रहे हो, पहले से आपकी डाउनलोड हुई होनी चाहिए, ठीक है जी। चले, यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। नम्स के लिहाज से हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, एक पूरा सेल और एक मेम्ब्रेन का टॉपिक जो है वो अलग से नम्स के अंदर एक यूनिट है। उसका मैंने आपको डिटेल से डिस्कस करवा दिया। उसमें एक टॉपिक था सेल सिग्नलिंग, उसके भी एमसीक्यूज मैंने वर्कशीट्स में ऐड किए हैं। चलें जी, तकरीबन 70% वोट्स जो है ना वो कल के लिए हैं, तो कल वाले लोग जीत गए हैं। क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि कैसे आज डिस्कस करने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि सारे बच्चों ने तो वो सॉल्व की नहीं हुई, सॉल्व कर लें पहले। तो मैं ये बता रहा था सेल सिग्नलिंग का टॉपिक था, उसकी टाइप्स डिस्कस करने का लास्ट टाइम हमारे पास टाइम नहीं था। सिग्नलिंग में से मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। टेस्ट इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। सिग्नलिंग की टाइप्स नोट कर लें। सिग्नलिंग की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, उनमें मशहूर टाइप्स के नाम मैं बता देता हूँ विद एग्जाम्पल। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो हार्मोन्स के जरिए होती है, जो हार्मोन्स के जरिए होती है, हार्मोन्स के
जरिए होती है। उसके अलावा पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है, पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, मसल, इसको मैं समझा देता हूं अभी, आपने परेशान नहीं होना। उसके अलावा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मिलेगी आपको, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग आपको मिलेगी। उसके अलावा आपको सिनेप्टिक सिग्नलिंग मिलेगी, डायरेक्ट सिग्नलिंग मिलेगी। बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिग्नलिंग की टाइप्स होती हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर सेल अपने ही ऑन रिसेप्टर्स के जरिए अपने ही सेल्स की फंक्शनिंग में चेंज लेकर आता है। ठीक है, सिनेप्टिक सिग्नलिंग हमें नजर आती है न्यूरॉन्स के अंदर। सो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको सिग्नलिंग के अंदर बतानी थी, लेकिन उस दिन लेक्चर खत्म हो गया। सो आज टाइम था 2-4 मिनट, सो मैंने आज आपको समझा दिया। ठीक है जी। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में हार्मोन किस तरह से काम करते हैं बच्चों? देखो आपको पता ना हमारे हार्मोन्स मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारा हार्मोन जो है, कोई भी हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, वो सेल्स के अंदर जाके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, वो सेल को सिग्नल देता है भाईजान अपनी ग्लूकोज को कंट्रोल कर लें। उसके अलावा आपका हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है, वो आपके सेल्स की ग्रोथ करवा रहा होता है। और आपके बहुत ज़्यादा हार्मोन आपकी बॉडी में आपने पढ़े, वो आपके एंडोक्राइन सिग्नलिंग में इन्वॉल्व है। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, अगर एक सिग्नल ऊपर से आया है, सिग्नल ऊपर से आया है और उस सिग्नल की उस सिग्नल को रिसीव किया इस सेल ने, इस सेल से इसके आसपास के जो सारे सेल्स हैं वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे। जितने भी इसके आसपास के सेल्स हैं वो सारे रिस्पॉन्ड करेंगे। जिस तरह मसल्स के अंदर सारे मसल फाइबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराक्राइन सिग्नलिंग। इसकी सिंपल आपको मतलब बताऊं, जो आसपास के सेल्स होते हैं, सराउंडिंग सेल जो रिस्पॉन्स होता है वो पैराक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। ठीक है, एमडी कैट स्टूडेंट ने भी सेल सिग्नल नहीं, एमडी कैट वालों ने नहीं करना, नॉलेज के लिए करना चाहे तो कर लें। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग किस तरह से होती है, ये एक सेल है, इस सेल आ गई है। चलें जी बच्चों, वॉइस आ गई है, चार्जिंग खत्म हो गई थी माइक की, अब दोबारा आ गई है। चलें जी, ये जो बार बार कमेंट कर रहे हैं इनको ना ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये मैनेजमेंट से मैसेज आया। ठीक है, आप तो मेरे अब अच्छे बच्चे हैं, मैं तो नहीं चाहता आप ब्लॉक हो, लेकिन ऊपर वाले बड़े सख्त हैं मैनेजमेंट वाले ना, सो बच के रहें। ठीक है, चलें, सिग्नलिंग की मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट लेना है, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे थे ना, वॉइस नहीं आई। आपको पता है वॉइस कब आती है? जब आपके कान से सिग्नल आपके दिमाग में जाते हैं तब वॉइस आती है। वो सिग्नल जाना बंद हो गए तो वॉइस भी जाना बंद हो गई। ऑटोक्राइन में रिपीट कर देता हूँ, ऑटो का मतलब होता है अपने आप के साथ, सेल्फ सिग्नलिंग होती है ये, सेल्फ सिग्नलिंग। सेल्फ सिग्नलिंग का मतलब क्या है कि इसके अपने सिग्नल इसी के सरफेस पे रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं और इसी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। सिग्नल के जरिए चीजों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ऑटो मीन सेल्फ, अपनी सिग्नलिंग, यानी सिग्नल दिया और जिस तरह अपने घर की घंटी खुद बजा रहे हैं, बच्चे करते हैं ना, अपने घर की घंटी खुद बजा देते हैं, जाके बाहर निकले अपने घर की घंटी बजा रहे हैं, अपने अम्मी अब्बू को तंग कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, सिग्नल दे के जगा रहे हैं ना, घंटी बजा के। हालांकि घंटी आपने खुद बजाई है, आप घर के अंदर थे। सो घर के अंदर के सिग्नल आए हैं और इसके रिसेप्टर से बाइंड होके इसी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इनका अपना जो सिग्नल है वो इन्हीं को कंट्रोल कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? इतनी डिटेल आप लोगों को मैंने दे दी है। इंशाल्लाह आज एमसीक्यूज का मैं टेस्ट नहीं ले रहा, आज आपके लिए वर्कशीटें हैं, उसमें जितने एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करें। इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा जब आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, सो उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है जी, मार भी बहुत पड़ी हुई है, अच्छी बात है। चलें जी, आज चीज़ें क्लियर हो गई जी बच्चों, मज़ा आ गया। अच्छा, वो रिव्यूज़ देते हुए ज़रा ध्यान रखिएगा, मुझे कंफ्यूज नहीं करना कि एक्चुअल में आप क्या कहना चाह रहे हैं।
ओके जी स्टूडेंट्स, क्लियर। तो आज एमसीक्यूज का मैं टेस्ट यहाँ नहीं दे रहा, आज आपको मैंने वर्कशीटें दी हैं, अच्छी तरह टाइम निकाल के उनको सॉल्व करें और पैराक्राइन भी रिपीट कर दें। पैराक्राइन का मतलब ये है, जैसे जंग होती है ना, जंग में जब आपका लीडर ऐलान करता है तो वो सारे सिपाहियों की तरफ सिग्नल जाता है, सारे मैदान में लड़ने के लिए आ जाते हैं। सो जब ये सिग्नल आता है ना तो इसके आसपास सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। जिसमें एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन की थी, मसल में ये तो नहीं होता ये वाला सेल कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं हो रहा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सारे मसल सेल्स की एक साथ होगी, सब के सब रिस्पॉन्स करेंगे। अब समझ आ गया जी। चलें, मैंने फिर रिपीट कर दिया। टेस्ट इंशाल्लाह 2-3 दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। चैप्टर 1 सबके क्लियर हो गए हैं, उसके बाद टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जी आप मुझे इजाज़त दें, आज वर्कशीट्स लाजमी सॉल्व करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। कल तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करता रहूँगा और इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप लाजमी डॉक्टर बनेंगे। तो मुझे इजाज़त दें, ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।